न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पॉडकास्ट में आप हैं मेरे यानी विजय विक्रम सिंह के साथ, और बहुत स्वागत है आप सभी का। कहते हैं सही नजरिया जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया होता है, और जो अपने अनूठे नजरिए, नई सोच और विजन से समाज को नई दिशा देते हैं वो कहलाते हैं बेमिसाल। इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे देश के विकास के ग्रोथ इंजन बन रहे उत्तर प्रदेश के उन विजनरीज और आइकॉनिक लीडर्स से जो सपने देखने, उन्हें शिद्दत से जीने और जुनून की जिंदा मिसाल हैं, और जुनून की आंच में तप कर उन्हें पूरा करने का हौसला देते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं शेखर हॉस्पिटल एंड हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अमोद सचान। अमोद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, इंसान जब एमबीबीएस करता है या मेडिकल फील्ड में जाता है तो एक उसके पीछे लक्ष्य होता है। मेडिकल रिफॉर्म मैंने बहुत कम लोगों का लक्ष्य सुना है। ये कैसे तय किया आपने? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको इस तरफ प्रेरणा दी कि इस तरफ आप रुख करें, या शुरू से ही ये सेवा भाव था? देखिए, शुरू में जब कोई बच्चा मेडिकल स्कूल में जाता है जी, तो उसके मन में एक ही भाव होता है कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करना है ये इतना नहीं समझ आता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिनको कि हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीबीएस किया, यहीं से एमडी किया, फिर यहीं पर मैं प्रोफेसर बना, यहीं से एचओडी होकर के रिटायर हुआ। अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ, इसी साल इनफैक्ट रिटायर हुआ जुलाई में। एंड उसके अलावा मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाए। मेरे पास 2 अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं बाय द नेम ऑफ हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। एक बाराबंकी रोड में, एक सीतापुर रोड में है। अच्छा। और लखनऊ में जब हेल्थ फैसिलिटीज शुरू में बिल्कुल भी नहीं थी 1985 में, तब मैंने पहला नर्सिंग होम बनाया था, शेखर नर्सिंग होम के नाम से। बाद में एक्सपेंड होकर और शेखर हॉस्पिटल जाना जाता है। तो मैंने बहुत तरीके से, हर तरीके से पिछले 40 वर्षों में मेडिकल ट्रीटमेंट को देखा है। फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड ओवर देखा। तो जब कंपेयर किया मैंने तो ये पाया कि हमारा जो इस समय किसी कॉमन मैन को, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट क्लास ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन, जो हमारी सीढ़ी में आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है, क्या उसको हेल्थ केयर मिल रहा है? क्या जो एक इलाज जिसको प्रॉपर इलाज कहते हैं, क्या उसको मिल पा रहा है? आंसर कैटेगोरिकली है नहीं। कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि हमारा हर सिटीजन को इलाज मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। मतलब अगर रोटी, कपड़ा, मकान के बाद है तो स्वास्थ्य पहली जरूरत है आदमी की। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी कुछ जिंदगी हम कर सकते हैं। तो मेरा मिशन ये है कि हम अपने इस रिफॉर्म के माध्यम से ये एक कंसेंसस बनाएं पूरे कंट्री का कि ये होने चाहिए, और इसके बेसिस पे हमारे देशवासियों को 100% लोगों को 5 स्टार इलाज मिले। दिस इज द मिशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो मैं लगातार कर रहा हूँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा शायद या तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान हमारा किसी और बातों में जा रहा है, और ऐसा नहीं हुआ। तो क्या किसी की पीड़ा या खुद की पीड़ा आपने देखी जिसने आपको उसमें, जहां तक पीड़ा के सवाल कहते हैं ना, जब मेरे पास मरीज आते हैं, जी जी, गरीब मरीज आते हैं, इवन अमीर मरीज भी आते हैं, तो गरीब मरीज के लिए कितनी असुविधा है। आपको अपनी जेब से अगर पैसे देने हो और आपकी आमदनी 15-20 हजार रुपये महीने की अगर हो, तो शायद आप एक इलाज नहीं करा सकते हैं। कोई नहीं करा सकता। तो अगर अमीर है तो भी एक इज डिफिकल्ट, हमारे यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है, शुरू से रहा है कि हम लोग इलाज के लिए, हेल्थ के लिए कोई अपना बजट रखें। हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग बिटिया की शादी के लिए रखेंगे, पढ़ाई के लिए रखेंगे, घर के लिए रखेंगे, कार के लिए रखेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए नहीं सोचेंगे। ये भी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, जबकि हेल्थ सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है।
तो ये इंडिविजुअली मैनेज करके नहीं ठीक हो सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि कोई आदमी सोचे कि हम इसको ठीक कर देंगे. एंड इट हैज टू बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. गवर्नमेंट में मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है किसी गवर्नमेंट का. जी जी. आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री देख लीजिए, बिजनेस करने का बिजनेस कम्युनिटी का होता है. वो बिजनेस करे. गवर्नमेंट का काम है रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना, लॉज इंप्लीमेंट करना, उसके लिए स्ट्रिक्ट करें इसलिए एडहेयर करें इसलिए स्ट्रिक्टनेस बनाना. ये गवर्नमेंट काम होता है कि हर चीज हो उनके नियमों के मुताबिक, गवर्नमेंट के नियमों, लेकिन हो प्राइवेट सेक्टर की जिन पर वो गवर्नमेंट भी प्रेशर कर सके ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई. ये दिस इज नॉट करेक्ट. तो उसके लिए जब तक कोई फाइनेंशियली फीजिबल मॉडल नहीं होगा चलेगा नहीं. अब आपको फिर मैंने जब इसको और देखा पढ़ा भाई क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, तो दो एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया. नंबर एक एस्पेक्ट ये निकल के आया कि पूरी दुनिया में सब जगह पर हेल्थ केयर में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है फॉर हेल्थ केयर. हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हमारे उसमें भी प्रायोरिटी में नहीं है, बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में है. जब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यूरोप में जीडीपी का 16% खर्च किया जाता है हेल्थ केयर में. अमेरिका 22% खर्च करता है हेल्थ केयर में. ऐसे ही एनएचएस जो हमारा यूके का है वो वहाँ पर भी से, ऑस्ट्रेलिया में मेडलाइफ है वहाँ भी ऐसे, मेडसेव है वहाँ भी ऐसे खर्च किया जाता है. तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन इट, तब वो सेहत दे पाते हैं. हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारी जो जीडीपी का है अभी इस समय 1.8% ऑफ द जीडीपी पहुंचा है भी है, जबकि टारगेट रखा गया था कि 2025 में हम इसको 2.5 तक ले जाएंगे, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचा है. 1.8% ऑफ द जीडीपी इज स्पेंड ऑन हेल्थ केयर. और हेल्थ केयर इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन. ये सरकार का दायित्व तो है कि उसको मिले. कैसे मिले, प्रोसेस डिजाइन करना, ये दायित्व नहीं है कि वो सरकार खुद देने लगे. इट इज नॉट पॉसिबल, वो कर ही नहीं सकती है. अब गड़बड़ी क्या हुई, अब बात ये तो बात समझाएगी मुझे. जब मैं किसी मेडिकल कॉलेज में देखता हूँ लाइन लगी हुई है, हजारों, जहाँ 100 आदमी ट्रीट हो सकते हैं वहाँ 2000 आदमी खड़े हुए हैं. चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लीजिए, सब जगह भीड़ लगी हुई है. ट्रीटमेंट फिर भी वो जो जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम भर्ती होंगे तो या हम इलाज कराएंगे तो कैसा कराएंगे, वही एक हर आदमी का राइट है. वो नहीं मिल रहा है, न मिल सकता है इस प्रेजेंट मॉडल में. तो जब हमने स्टडी किया, हमने देखा, तो हमें एनालिसिस में ये निकल के आया कि जब 1947 में हम जब आजाद हुए थे, उस समय हमारी पूरी की पूरी जो सरकार थी, हमारा देश बहुत गरीब था, बिल्कुल आज़ादी से बाहर आया था, कोई किसी के पास पैसे नहीं थे. तो सरकारों ने नियम बनाया कि हम पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे जिससे कि हम दे सके, सुविधा दे सके. तो हेल्थ केयर भी पब्लिक सेक्टर में चली गई और सरकारों ने, हर सरकार ने मेहनत करी है, प्रेजेंट सरकार मेहनत कर रही है, ऐसा कोई सरकार ने जिसने काम नहीं किया, लेकिन आउटकम नहीं आया. तो देयर इज समथिंग मिसमैच समवेयर. And which is the purpose of my this podcast, and I'm writing a book also in this, so that people should read it, understand. तो common man aware हो कि हम कैसे पा सकें. मैंने बहुत सारे टीवी स्टूडियोज में भी बताया है, और मैं जब भी किसी से पूछा तो किसी को नहीं पता इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. अब आपको एक और दूसरा सेक्टर दिखाते हैं, आपको नजर आ जाएगा. आज से 20 साल पहले लखनऊ में एक सेबी सा एयरपोर्ट था, बिल्कुल जर्जर एयरपोर्ट था. अगर कभी आए होंगे 20 साल पहले, हाँ, तो बिल्कुल एक जर्जर हाल में था. और सुबह 1 या 2 फ्लाइट जाती थी, शाम को 1-2 फ्लाइट आती थी बस, पूरे दिन बंद रहता था. आज आप लखनऊ का एयरपोर्ट देख लीजिए, देयर इज अ 5 स्टार. एक की जगह 3 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4 भी बनने की तैयारी में है, और सब एक क्लास है. और सैकड़ों फ्लाइट्स जा रही, सैकड़ों फ्लाइट्स आ रही. कैसे हुआ ये? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंट्री एज ए होल. तो प्राइवेटाइज करने पे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन हम बनाएंगे, सरकार बनाएगी, चलाएगी, उसके सारे पैरामीटर्स करेंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं. तो इवॉल्व हो गया.
एक नहीं चली, दूसरी चली, दूसरी नहीं, तीसरी चली। आज की तारीख में हर शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स हैं और अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। तो मैं कहता हूँ एयरपोर्ट तो फिर भी ये सेकंड ऑप्शन में है, फ्लाइट्स एविएशन तो सेकंड रिक्वायरमेंट है, हेल्थ तो मैंडेटरी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार ये बात एम्फसाइज की है आर्टिकल 21 में कि इट इज कंपल्सरी दैट गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड। जब प्रोवाइड की बात करते हैं बस यही कंफ्यूजन हो जाता है। गवर्नमेंट को ये सिस्टम प्रोवाइड करना है जैसे सबको हेल्थ मिले, ये नहीं खुद प्रोवाइड करने लगे। तो मॉडल सीधा सा बहुत सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है। इस मॉडल में हमारे यहाँ, अब आप एक बात, इसके पहले मॉडल पहले एक बात और बताएं आपको, इंडियन डॉक्टर्स हमारी ट्रेनिंग मेडिकल की बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत बढ़िया है। मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है हमारी कि वर्ल्ड के किसी कोने में आप चले जाइए, आपको इंडियन डॉक्टर्स हर शहर में मिलेंगे। चाहे अमेरिका जाइए, यूके जाइए, यूरोप जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं जाइए, एवरीवेयर यू विल गेट इंडियन डॉक्टर्स। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इंडियन डॉक्टर्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेटस सिंबल। मतलब आप अमेरिका में यदि कोई आदमी इलाज कराता है तो ये कहता है कि आई एम गेटिंग ए ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडियन डॉक्टर, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ वेरी गुड डॉक्टर। हम सबसे बढ़िया डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड में छाए हुए हैं, और हमारे देश की दशा कैसी है? दिस आयरनिक, दिस अगेंस्ट ईच अदर। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। आज हम लोग 1,26,000 MBBS डॉक्टर हर साल पैदा करते हैं, करीब 50,000 से 60,000 MD डॉक्टर पैदा करते हैं हर साल। उसके बाद अगर आप गांव में, तहसील में कहीं जाएं, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। क्या ये नंबर बढ़ाने की जरूरत है? ना अच्छा, नंबर तो एडिक्वेट है। द थिंग इज दिस, वी हैव टू थिंक अदर वे राउंड। हमारे यहाँ पर जो नहीं है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? उसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फिजिबिलिटी, रेवेन्यू, पैसा चाहिए। तो वो पैसा कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, उसी एक मॉडल आपको बताता हूं मैं। कहां से आएगा पैसा और कैसे हो, जब तक फिजिबल नहीं होगा, वायबल नहीं होगा, तब तक नहीं चलेगा। एक साथ ही साथ एक और आइटम हमारे यहाँ है जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम लोगों को हल करना चाहिए। आपने भी कभी न कभी अपना या अपने घर वालों का किसी न किसी इलाज कराया होगा। हर डॉक्टर की फीस अलग है, हर अस्पताल की फीस अलग है, हर ऑपरेशन की। अब आप कोकिलाबेन में इलाज कराइए तो फीस कुछ और है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराइए, बॉम्बे हॉस्पिटल में कराइए कुछ और है, या किसी और में कराइए तो कुछ और है। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? उस वेरिएशन का कोई बेसिस भी नहीं है, कोई रेगुलेशन भी नहीं है। एक डॉक्टर उसने पास किया, MBBS पास किया, MD पास किया, और जो उसकी इच्छा ऑफिस रख ले, कोई हमारा रेगुलेशन नहीं है। कोई अस्पताल बनाए, कोई भी रूम रेंट रख ले, कुछ भी ऑपरेशन फीस रख ले। This should not run like this. We are human beings and we are treating human beings. So we should be humane in nature. All this requires regulations. तो रेगुलेशंस की तो बात हो गई। अब एक और समस्या ये है, लास्ट माइल, जिसे कहना चाहिए लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। Yes. वो कैसे इंश्योर होगा? उसका ये है कि it can be insured only by one way. That is universal health insurance. That is the only one thing. तो आयुष्मान भारत उस दिशा में क्या कदम है ये? देखिए, ऐसा है कि हर सरकारों ने अपने अपने समय पर कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास एडिक्वेट नहीं है। दो कारण होते हैं। देखिए, आपने क्या किया, एक तरफ आपने अस्पताल बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, दूसरी तरफ आपने सरकारी इंश्योरेंस स्कीम लाए। वो सरकारी इंश्योरेंस स्कीम और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनकी आपस में ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर गांव में हम आयुष्मान भारत करना चाहते हैं तो वहाँ चाहिए भी, तो अस्पताल भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, सब चाहिए। और अगर जिस शहर में देना चाहते हैं तो जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, वो सहमत होना चाहिए कि हम इतने सर्विसेज देंगे। ये कोई सब मिसमैच है। इसलिए ज्यादातर शहर के अस्पताल, जो जिनमें अस्पताल में आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। और अगर वो इलाज नहीं करते तो उसको परवाह वही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले से आप इलाज कर रहे थे, पहले ही फ्री कर रहे थे, वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहले से फ्री कर रहे हैं, तो वहाँ इस आयुष्मान भारत का कोई स्कोप ही नहीं है।
जो छोटे मोटे नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रोवाइड जरूर करते हैं। उसमें काफ़ी हैं ऐसी चीज़ें जो कि सही की जानी चाहिए। मैं उसका एक रिफाइंड मॉडल बताता हूँ जो होना चाहिए, जिससे कि सबको मिलने लगे। एक और चीज़ आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने भी गाड़ी खरीदी होगी, जरूर खरीदी होगी। जी, 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 जी। गाड़ी शोरूम से कब लाते हैं आप? जब पेपर आप वेपर। उसका नहीं, पेपर जब उसका Insurance। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड Yeah, टू टेक द बिल्कुल। कार आउट ऑफ द शोरूम। बिल्कुल। वो एक इनएनिमेट चीज है, उसके अंदर जीव नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग का एक बच्चा पैदा होता है और ये मारा जाता है बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के। So it is a mandatory that anybody who is born in the hospital must get a insurance, and every citizen of India must have health insurance. अब सवाल आपका ये बनता है कि ये देगा कौन इसका पैसा, और ये इलाज कहाँ कराएंगे? उससे पहले एक और सवाल बनता जी। है। इस सवाल पे तो आपको मैं अभी यहीं पर पॉज करा रहा हूँ। माइंडसेट, जिनके पास पैसा है वो भी नहीं खरीद रहे हैं। देखिए, इसका तो ऐसा है ना, जैसे आपका माइंडसेट पहले था कि हम इंश्योरेंस जो है नहीं कराते थे, रजिस्ट्रेशन भी एक साल का कराते थे, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन कराते थे। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपको कराना ही कराना, तो करेंगे। आप टोल टैक्स आप देते ही देते हैं, आप कोई इच्छा से तो नहीं देगा टोल टैक्स। तो अगर आप एक लॉ बनाएंगे कि आपको अगर देश में रहना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो अब उसी का जो आपने आधे पार्ट कही कि जो नहीं कराते हैं, उसके फार्मूले हैं, बहुत सिंपल फार्मूले, और कोई ऐसा नया अनोखा नहीं बता रहे हैं। वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आप इनकम टैक्स देते हैं, 30% इनकम टैक्स देते होंगे आप। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, रोड बनेगी, ये बनेगी, सरकार चलेगी, सब है। हम चाहे 30 को 32 कर दें, लेकिन 2% इनकम टैक्स डायरेक्टली आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में चला जाना चाहिए, और वो आपका हो गया। आपने कहा इनकम टैक्स हमने दे दिया, हम इंश्योर्ड हो गए। हम ही जो इनकम टैक्स पेई हैं, उन्हीं में थोड़े सेस लगा दीजिए। 2% सेस जिसको कहते हैं, टोटल इनकम टैक्स का 2% हो गया, लगता था पहले स्वच्छ भारत सेस लग जाता था। लगता ही था। 60,000 करोड़ इकट्ठा हो गया स्वच्छ भारत सेस में खाली जी। और जाने कितने होते हैं। लेकिन हमको डेडिकेट करना पड़ेगा कि ये पैसा हेल्थ केयर में जाएगा, और जिससे कि किसी के पास, तो अब हम आपके जो वीकर सेक्शन है हमारा, बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी जब उनके खाने की, रहने की, सबकी समस्या सरकार उठाती है, तो हेल्थ की भी समस्या वही है, सेम है। और हमें क्या, सरकार को, मेरा जो मॉडल है, उस मॉडल में सरकार को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। इनफैक्ट उसको पैसे बचाने हैं, और वो सब काम वो कर सकती है, वो सारा काम कर सकती है, और सब, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूँ एविएशन सेक्टर से। जैसा एविएशन सेक्टर है, वो गांव से शुरू हो, कैपिटल तक जाए, और एक सा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन, और इट कैन हैपन। अभी आपको पहला पार्ट तो कॉस्टिंग बता दी, पैसा कौन देगा? जी जी। पैसा जो इनकम टैक्स पे है वो दे ही रहा है, बस उसका हमने अलग कर दिया, अकाउंट कर दिया। जो इनकम टैक्स पे नहीं है उसके लिए सेस लगाइए, सेस से कलेक्ट करिए। इसके अलावा 1.8% ऑफ द जीडीपी आप खर्च करते हैं ना, इसको अलग कर दीजिए। यू पे ऑल दैट मनी टू द इंश्योरेंस कंपनी, डोंट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी। एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी ऑटोनमस, इट शुड मेक इट्स ओन मनी, बिकॉज अब हर आदमी आएगा, कार्ड लेके आएगा, उसका पैसा है, आप किसी से जबरदस्ती कर नहीं रहे कुछ। तो जब कार्ड है, तो अब आपको पता लगे कि हमारे इस सेक्टर में, इस जगह पर 1 लाख आदमी रहते हैं, ठीक है, 1 लाख आदमी के पास ये कार्ड हैं, अवेलेबल है, और 10% माना हमने कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत है, तो इतने का मॉडल क्रिएट हो गया कि यहाँ पर इतने रुपए हैं लोगों के। तो अब जो भी इन्वेस्टर होगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी, दोनों आ जाएंगे। और जब एक पार्टी कोई करेगी, जैसे किसी को जिले अलॉट कर दिए, एक किसी इंडस्ट्रियल हाउस को एक जिला अलॉट हो गया, अब वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज स्तर का अस्पताल को 5 स्टार करे, वो बेहतरीन बनाए, डॉक्टर्स के ढेर सारे अपॉइंटमेंट करेगा, वहाँ सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे जो लगे हैं अभी। लेकिन अभी हैफजर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके नीचे भी जाएंगे, वहाँ पर एक सेकेंड लेवल की इंस्टीट्यूट होगा, और गांव में जाएंगे तो एक प्राइमरी लेवल का होगा।
तो प्राइमरी केयर के लिए मैंने सजेस्ट किया अपने मॉडल में कि एक लाइसेंसिड मेडिकल प्रैक्टिस में एक नया कैटेगरी क्रिएट होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, जिसमें 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। और वो 3 साल की डिग्री वो विल बी लेस देन एमबीबीएस बट मोर देन ए नर्स। उसको बेसिक नॉलेज पूरी हम सिखा दें कि अब वो ये जो बेसिक बीमारियां उनको समझ ले, बना ले, और बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी कर ले वहां पर, और करके और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर दे। एंड दैट प्राइमरी केयर सेंटर शुड बी लिंक्ड बाय टेलीमेडिसिन टू द टर्मिनल सेंटर। मतलब आपको कोई भी तकलीफ हुई, मान लीजिए उसने देखा कि 3 दिन बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसने टेस्ट कराने, तो टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट तो करा दिए, बाकी आपने डाला अभी नहीं ठीक हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली रेफर कर दे। रेफरिंग सिस्टम शुड बी ऑटोमेटिक। आईआरसीटी की आपने वेबसाइट देखी, रेलवे वाली देखिए, यूनिवर्सल है। ऐसी एक हेल्थ केयर की बननी चाहिए जिसमें सारे डॉक्टर, सारे मरीज थ्रू आधार कार्ड, आधार कार्ड में एक प्लेटफॉर्म बना। मैं नए कार्ड की बात भी नहीं करता, आधार कार्ड शुड बी ओनली वन आधार कार्ड, या कोई और कार्ड, कोई किसी को नाम न ले कि हमारा ये इसके लिए को प्रमोट कर रहे हैं। कोई एक यूनिवर्सल कार्ड बनना चाहिए, उसी में वर्टिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसी में आईडी होनी चाहिए, उसमें पैन कार्ड होना चाहिए, उसमें हेल्थ केयर। आप जो प्लेटफॉर्म खोल लीजिए उसी प्लेटफॉर्म से अब आपकी सब आइडेंटिटी सब पता है। इसमें मरीज का पूरा डेटा फीड रहेगा। वो डेटा लेकर के जब कोई किसी मरीज को कहीं दिखाने जाना है तो उसको कुछ नहीं बताना, उसको अपना टेलीफोन नंबर बता दीजिए जो आपका आधार कार्ड फीड है, आपको उसी से खोल करके आपका पूरा इतिहास निकाल लेगा। वो पता लगेगा आपको ये बीमारी थी, इस डॉक्टर ने देखा, ये देखा, ये देखा, कहीं कुछ रेफर, बिल्कुल प्योरली डिजिटल है। और हम लोग अपना यूनिवर्सल हमारा वो चलता है जो पेमेंट मोड यूपीआई कितना सक्सेसफुल है, बहुत कम कंट्रीज में यूपीआई, तो हम इसमें बहुत सक्सेसफुली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और कतई इसमें दिक्कत, डॉक्टरों का भी पूरी डिटेल उसी में पड़ी हो। इवन फार्मेसी जो आजकल हमारे कहा था कि यूं ही दवा भी मिल जाती है, कुछ नहीं, एवरी जो फार्मेसी है इट्स बी लिंक्ड विद दिस वेबसाइट। और पर्चा मेरा उसका अपने आप पहुंच गया, मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे दवा चाहिए तो कहा नाम बताइए, टेलीफोन नंबर बताइए, आपने टेलीफोन नंबर बताया, आपका नाम खुल गया और आपने पर्चा निकाला, उसने दवा बना के दी थी। कहीं कोई किसी तरह की गफलत ही नहीं, खाली सोच की जरूरत है। और हमारा आदमी तो इतना इंटेलिजेंट है, हम दुनिया की जहान की वेबसाइट तो हम बना के देते हैं। डॉक्टर सचान जिस जज्बे और जुनून के साथ यूपी के हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूती देते हुए उसे देश का मॉडल बना रहे हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।